सो हेलो एवरीवन। सो चलिए गाइज, आज हम लोग हमारे एकदम लास्ट टॉपिक पे है, चैप्टर नंबर 7 के। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 9 अगस्त 2019। यस, ओके, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ओके, इसको प्रेसिडेंट ने एसेंट कभी किया था सर? 9 अगस्त 2019 को किया था। इट शैल कम इनटू फोर्स on such date as the central government may by notification appoint, and the different date may be appointed for the different states or and for the different provision of this act, and any references in any such provision to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into the force of that provisions. Yes, क्या बोल रहा है ये पूरी की पूरी लाइन? थोड़ा ध्यान से सुनना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने नोटिफिकेशन पास किया, अपॉइंट किया। ओके, नोटिफिकेशन बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। ओके, डिफरेंट डेट, अलग अलग डेट हो सकता है अलग अलग स्टेट के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, उस डेट से ये कमेंसमेंट किया जाएगा। ओके, तो बट नोटिफिकेशन कभी आ गया था मेरे प्यारे बच्चों? प्रेसिडेंट ने असेंट कभी दे दिया था 9 अगस्त ओके 2019 को प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया था, बट लागू जो हुआ है वो अलग अलग डेट से अलग अलग स्टेट में हुआ रहेगा। समझ में आ गया? तो बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन 24 दिसंबर 1986। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पास किया था ये एक्ट 24 दिसंबर 1986 के दिन पास किया था। 24 दिसंबर 1986 के दिन ये एक्ट पहले पास हुआ था। पुराना एक्ट है, नया एक्ट नहीं है, ये पुराना ही है। ओके, इन 2019 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज प्रपोज्ड अ न्यू एक्ट। ओके, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया, चेंजेस लाया गया, बिकॉज उस टाइम पे मेरे प्यारे बच्चों, उस टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं करता था, कस्टमर को उस टाइम पे ऐसे तो चीट कोई नहीं करता था, बट आज के ज़माने में चीट हो सकता है ना ऑनलाइन में भी, तो इसलिए ये अमेंडमेंट किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 2019, which has received the assent on 9th August 2019. Yes. This act made provision for the establishment of the consumer dispute redressal agencies known as the district commission at the district level, state commission at the state level, and the national commission as an apex body at the central level. Yes, इस एक्ट में देखिए हमने बहुत सारे प्रोविजन एस्टेब्लिशमेंट किए थे। हमने कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज बनाई थी, जिसमें आ गया डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, याद रहेगा। बोला द एक्ट कवर ऑल द कंप्लेंट्स विद द रिलेवेंट ओके मर्चेंडाइज और सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, इस एक्ट के अंदर हम सारे के सारे कंप्लेंट को क्या किए मेरे प्यारे बच्चों? कवर किए हैं, जो रिलेटेड किससे हैं? मर्चेंडाइज, सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है सारे के सारे। तो चलिए सबसे पहले बोल रहे हैं फॉलोइंग आर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम्स एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। चलिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है पढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों बोल रहा है, मीनिंग बोल रहा है अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन एट ईच डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल जो कमीशन होता है, ये जो बोला गया है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। इसको एस्टेब्लिश किसने किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने। इसको एस्टेब्लिश कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। समझ में आ गया? कंपोजिशन की बात करें, ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट द फॉलोइंग। हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन है उसके अंदर सबसे पहला उसके अंदर होना चाहिए प्रेसिडेंट। क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट। बट ये प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए वो लिखा है, अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब बोल रहा है वो पर्सन होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट जज हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पद से रिटायर हुआ पर्सन हो। समझ में आया? या फिर उसके इतना पढ़ा लिखा इंसान, उसके इतना क्वालिफाइड पर्सन, वो प्रेसिडेंट बन सकता है डिस्ट्रिक्ट फोरम का। बोल रहा है आगे मेंबर की बात कर रहा है, बोल रहा नॉट लेस देन 2, मतलब 2 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। जितने मेंबर इन द कंसर्न विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, तो उतने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब मिनिमम आपको कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। समझ में आया? 2 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा जितनी भी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ओके, मेंबर की बात कर रहे हैं टेन्योर की। एनी पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट, कोई भी पर्सन एज अ अपॉइंट हो रहा है प्रेसिडेंट, या फिर वहाँ का मेंबर अपॉइंट हो रहा है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ सच एज अ प्रेसिडेंट और एज अ मेंबर टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म फॉर विच ही हैज बीन अपॉइंटेड। यस, बोला द नंबर दिख रहा है, द मेंबर विल होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। यस, आपका जो कार्यकाल होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल का होगा, और आपका जो एज है वो 65 ईयर्स तक आप वहाँ पे काम कर सकते हो। इन दोनों में जो भी अर्लियर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, सपोज एक पर्सन है जो 62 ईयर्स की एज में अपॉइंट हुआ है, 62 ईयर्स की एज में अपॉइंट हुआ है डिस्ट्रिक्ट फोरम में। समझ में आया? तो अब बताओ, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर्स बचे हैं 65 के लिए।
और उसका कार्यकाल है 5 साल का, तो अगर वो 5 साल तक काम करेगा तो 60 कितना हो जाएगा, 62 में अगर मैं 5 ऐड करूँ तो 67 ईयर्स होगा। क्या वो 67 ईयर्स तक काम करेगा? आंसर इज नो गाइस। समझ में आया? वो 3 साल ही काम कर पाएगा, पूरे 5 साल तक काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज 65 ईयर्स पहले आ गया तो उसे पहले रिजाइन देना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? ये बात समझ में, उस लाइन का मतलब वही बोला है। ओके, आगे बोला है क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। देखिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो पर्सन अपॉइंट हुआ है। द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके पास पहला बोला एज, मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि 35 साल से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए या उससे ज्यादा। एजुकेशन की बात कर रहे, दे शुड पोसेस अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसकी बैचलर डिग्री हुई होनी चाहिए, 12th पास नहीं चलेगा, डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ गया? आगे बात कर रहा है एक्सपीरियंस। हाँ, दे शुड हैव एडुकेट नॉलेज, उसको एडुकेट नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट कितने साल का सर? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो बंदा यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा और वो बंदा बन सकता है। ओके, मेंबर। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिकेशन देखिए, मतलब कि कहाँ तक का एरिया ये ऑक्यूपाई करेगा जो बंदा वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। ओके, डिस्ट्रिक्ट फोरम का। तो देखिए टेरिटोरियल जुरिस्डिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज इंटायर डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज एस्टेब्लिश। देखा, जिस डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश है तो वहाँ के पूरे इंटायर डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेगा, इसका एरिया फैला रहेगा वहाँ तक। ओके, बात करें मॉनिटरी जुरिस्डिकेशन, कितने रुपए तक के केस हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हैं। ओके, कितने? ओके, तो ये बात सबको समझ में आया। मॉनिटरी जुरिस्डिकेशन में मतलब कितने रुपए तक के केसेस के, कितने रुपए तक के वैल्यू ऑफ गुड्स तक के केसेस हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हैं कंप्लेन। बोला डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव jurisdiction to entertain the complaint where the value of goods or services paid as a consideration does not exceed rupees 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा तक के नहीं होने चाहिए, मतलब 1 करोड़ से नीचे होना चाहिए। 1 करोड़ से नीचे तक के जितने भी केसेस होंगे तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। ओके, अब अपील। अपील का देखिए, बोल रहा है एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन मे बी प्रीफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन and within a period of 45 days from the date of the order in a such form, okay, and manner as may be prescribed. Yes, अब बोल रहा है कि अपील थोड़ा ध्यान से सुनना। कोई ऐसा पर्सन है जो एग्रीड पर्सन, मतलब नाखुश, एग्रीड का मतलब होता है नाखुश, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो डिसीजन सुनाया उससे वो नाखुश है पर्सन, तो वो पर्सन अपने कंप्लेन को ओके स्टेट कमीशन में ले जा सकता है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन में लेके जा सकता है अपनी कंप्लेन को। ओके, बट द पीरियड ऑफ 45 डेज के अंदर उसको करना है। जिस डेट से सुनवाई हुआ है उस डेट से लेके 45 दिन के अंदर आपको कंप्लेन करना है। कहाँ पे? स्टेट कमीशन में। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने आपके बोलते हैं ना आपके अगेंस्ट केस किया है, मतलब आपके अगेंस्ट मतलब कि आपके फेवर में डिसीजन नहीं आया है, आपके अगेंस्ट में डिसीजन आया है, तो आप उनके डिसीजन से नाखुश हो। ये एग्रीड का मतलब होता है नाखुश, आप खुश नहीं हुए तो आप वो कंप्लेन को आगे भी फर्दर केस कर सकते हो, आगे भी मतलब कि आगे अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन में, बट 45 डेज के अंदर आपको करना है। आगे बोला है द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में मेक द रूल्स ऑफ अबाउट क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। यस, थोड़ा ध्यान देना, ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के ओके जो पर्सन लोग वहाँ पे अपॉइंट होते हैं उनके क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, टर्म ऑफिस का क्या है, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब देखभाल कौन करेगा? उसकी पूरा का पूरा इनके निगरानी में होता है स्टेट गवर्नमेंट के। समझ में आ गया क्या? यही गवर्न करती है, यही सारी चीजें देखती है। ओके, अगर सपोज किसी को डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपॉइंट होना है तो ये अपॉइंट करवाएंगे, यही देखेंगे। समझ में आया? ये सारी चीजें यही करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। बोल रहा है आगे, हाउएवर एनी पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ओके, ये जो एक्ट आया है ये 2019 में आया था, 2019 से पहले कोई पर्सन प्रेसिडेंट बना या मेंबर बना हुआ है उसकी बात कर रहा है। ओके, विल रिमेन on the same post till the completion of the his term for which he has appointed। समझ में आया? तो ये बोल रहा है कि इस ईयर से मतलब कि ये जो एक्ट आया था 2019 में, इससे पहले कोई पर्सन अगर अपॉइंट हुआ है एज अ प्रेसिडेंट या फिर मेंबर, तो मेरे प्यारे बच्चों को पूरे के पूरे 5 साल तक, जब तक उसका ऑफिस का जब तक वो पूरा टिल डेट है जो ऑफिस का, ओके, रिमेन द सेम पोस्ट टिल द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, जब तक उसका कंप्लीशन नहीं होगा उसका टर्म तब तक वो वहाँ पे रहेगा। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ ये लाइन का मतलब क्या बोल रहा है। बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये, अगर ये जो कोई पर्सन या फिर प्रेसिडेंट ओके
जो अपॉइंट हुआ है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब ये जो एक्ट आया था 2019 में, इस एक्ट से पहले कोई अपॉइंट हुआ है, या तो प्रेसिडेंट या तो मेंबर, समझ में आ गया, तो वो जो है उसका टर्म ऑफ ऑफिस जो होगा वो 5 साल तक रहेगा, बीच में उसको निकाल नहीं सकते। समझ में, इस लाइन का मतलब ये बोल रहा है। समझ में आ गया क्या? ओके, आगे बोला है, बात करते हैं स्टेट कमीशन की। क्या ये आपको समझ में आ गया इसमें क्या क्या चीजें थी मेरे प्यारे बच्चों? इसमें इतनी सारी चीजें बोली गई है। ओके, समझ में आया? अब नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, बराबर सारी चीजें पढ़ लिया क्या? चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टेट कमीशन देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है। मीनिंग, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन एट द स्टेट लेवल एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज द स्टेट कमीशन। यस, ओके, अगर वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल अगर स्टेट लेवल पे है तो वो स्टेट कमीशन रहेगा, वही बोल रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन बोला जाता है इसको। ओके, आगे बोला है, कंपोजिशन ईच स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट होते हैं, बट यहाँ पे कौन प्रेसिडेंट होगा? वहां पे डिस्ट्रिक्ट फोरम का जज या डिस्ट्रिक्ट जज या फिर उसके जैसा पर्सन या फिर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। यहाँ पे कौन होना चाहिए? देखिए, अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट का जज हो सकता है, या तो हाई कोर्ट का जज या फिर रिटायर्ड हुआ हाई कोर्ट का जज, वो यहाँ पे बन सकता है प्रेसिडेंट। शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसको अपॉइंट कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, तो दोनों जन के, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन दोनों के साथ मिलके इन लोग डिसाइड करेंगे कौन यहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा, बट वो हाई कोर्ट का जज या उसके जज, उसके इतना पढ़ा लिखा इंसान या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होगा, ये बात यहाँ पे बोला है। अगर मैं मेंबर की बात करूं तो नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोल रहा है कि यहाँ पे 4 से कम नहीं होने चाहिए, वहां पे 2 से कम नहीं होने चाहिए, यहाँ पे 4 से कम नहीं होने चाहिए। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या बोल रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हो। समझ में आ गया? बात करें टेन्योर की, द मेंबर विल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 67। वहां पे कितने थे सर? 5 साल और 65 ईयर्स थे, यहाँ पे क्या 5 साल और 67 ईयर, बीच एवर इज अर्लियर। समझ में आ गया? ओके, अब क्वालिफिकेशन सेम है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 35 ईयर्स का क्वालिफिकेशन, मतलब कि एज जो है उसकी वो 35 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन सेम वही, कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, एंड एक्सपीरियंस भी सेम 10 ईयर्स का होना चाहिए। ओके, यही सब फील्ड में जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें। अब ये कहाँ तक का एरिया कवर करता है स्टेट कमीशन? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, इट कैन एंटरटेन द ओरिजिनल केसेस, जो स्टेट लेवल के केसेस है वो तो ये हैंडल करेगा ही करेगा ये बंदा, ओके, स्टेट कमीशन में, एज वेल एज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो केसेस थे जिससे वो बंदा एग्रीड पर्सन खुश नहीं था, तो वो केसेस को भी ये यहाँ पे हैंडल किया जाएगा। समझ में आ गया क्या? विच आर विद इन द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द स्टेट। आगे बात करें मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन, कितने रुपए तक के वैल्यू ऑफ गुड्स जो है कि यहाँ पे केसेस अपन कर सकते हैं। तो बोल रहा है, टू एंटरटेन द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन एक्सीड द ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड द ₹10 करोड़। वहां पे कैसा था, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ से कम तक के केसेस वहां पे थे, बट यहाँ पे 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच तक के केसेस यहाँ पे आप हैंडल कर सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक के अगर कोई केसेस रहेगा वैल्यू ऑफ गुड्स का, अगर आपको बोलते हैं ना कि आपका नुकसान हुआ रहेगा, तो यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से नीचे तक का। अब बात करें अपील, सेम, अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड का मतलब मैंने बताया नाखुश है स्टेट कमीशन के डिसीजन से, राइट, तो मे प्रीफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द नेशनल कमीशन। फिर वो कहाँ पे लेके जा सकता है अपनी अपील को? नेशनल कमीशन पे लेके जा सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से 30 डेज बोला गया है, मतलब समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट फोरम से आप 45 डेज में अपने कंप्लेंट को स्टेट कमीशन के अंदर भेजना है, और स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन के लिए 30 डेज दिया हुआ है, सिर्फ 30 डेज के अंदर। बट कौन से डेट से? जिस दिन से सुनवाई हुई है उस दिन से पकड़ के। समझ में आ गया क्या? आगे बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, बाय द नोटिफिकेशन मे मेक रूल्स अबाउट द क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन। ये सारा देख रेख कौन करता है स्टेट कमीशन का? सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, किसको हायर करना है, ओके, किसको निकालना है, ओके, समझ में आ गया? कितना क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कौन होगा? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, वहाँ पे कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में देखो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में किसके निगरानी में किया जाता है? सर, डिस्ट्रिक्ट फोरम में स्टेट गवर्नमेंट करती है सारी चीजें। समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? आगे बोला है, however any person already appointed as a president or member of state commission immediately before the commencement of this act will remain as the
रिमेन ऑन द सेम पोस्ट टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, ओके, फॉर हिज ही हैज अपॉइंटेड। सेम वही चीज़ है, अगर कोई ये 2019 का जो एक्ट आया था उससे पहले अगर अपॉइंट हुआ है तो वो मेरे प्यारे बच्चों वो पूरा का पूरा टर्म उसका 5 साल का रहेगा, तब तक वो काम करेगा। ओके, समझ में आ गया क्या? यहाँ पे वही बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बोला नेशनल कमीशन के बारे में बोला, किसके बारे में बोला? नेशनल कमीशन। थोड़ा ध्यान से देखते हैं नेशनल कमीशन क्या है। मीनिंग अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम एट द नेशनल लेवल एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इज नोन एज द नेशनल कमीशन। यस, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल होता है ये नेशनल लेवल पे होता है। इसको स्टैब्लिश कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके, बाय द नोटिफिकेशन इज नोन एज द नेशनल कमीशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन भी बोला जाता है इसको। सेम यहाँ पे कंपोजिशन में क्या बोला? नेशनल कमीशन शैल बी कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट होता है, बट ये प्रेसिडेंट कौन होता है? समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट फोरम में डिस्ट्रिक्ट से रिटायर हुआ जज, डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हुआ जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ओके, स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट से रिटायर्ड हुआ जज या फिर हाई कोर्ट का जज होता है। अब यहाँ पे कौन जज होता है नेशनल कमीशन में? देखिए, अ पर्सन हु इज और हैज बिन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, मतलब कि ऐसा कोई पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो भी बन सकता है यहाँ का प्रेसिडेंट, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज से रिटायर्ड हुआ पर्सन। शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको भी अपॉइंट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन इन द कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, सीजीआई के साथ मिल के लोग इसको बनाते हैं प्रेसिडेंट। ओके, सीजीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। समझ में आ गया क्या? आगे बात कर रहा है मेंबर। मेंबर की बात सेम, नॉट लेस देन 4 मेंबर होने चाहिए एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज में बी प्रिस्क्राइब। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जितने प्रिस्क्राइब करेगी ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही मेंबर इसमें भी होंगे। अगर टेन्योर का सेम, द मेंबर ऑफ, देखिए, बिल होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स और अप टू द एज प्रिस्क्राइब विच एवर इज अर्लियर। देखिए यहाँ पे एज अभी बताया नहीं है, वो नीचे की तरफ बताया, डोंट वरी। पहले वाले में 65 और 5 ईयर्स, दूसरे वाले में 5 और 67 ईयर्स, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बताया, यहाँ पे 2 एज दिया है, मेंबर का अलग एज दिया है और प्रेसिडेंट का अलग एज दिया है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। तो 5 ईयर्स और एज जो है वो नीचे की तरफ दिया है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, 70 दिया है और 67 दिया। जो मेंबर है उसकी एज 67 होनी चाहिए और जो प्रेसिडेंट है उसकी एज 70 ईयर्स होनी चाहिए, वो नीचे दिया, मैं अभी यहाँ पे करता हूँ ऐड, डोंट वरी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। सेम, उसकी एज 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए उसके पास, एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए, सेम वही जो ऊपर बोला था। अब यहाँ पे कहाँ तक के केसेस ये हैंडल कर सकता है ये? ओके, नेशनल कमीशन में देखिए, इट कैन एंटर द ओरिजिनल केसेस, जो इनके ओरिजिनल केसेस वो तो हैंडल करने ही करने हैं इनको, एंड एज वेल एज द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन। जो स्टेट कमीशन के जो थे केसेस, अब वहाँ पे वो हैंडल नहीं कर पाए, वहाँ के उसके अगेंस्ट जो था स्टेट कमीशन ने जो ऑर्डर, ओके, एग्रीड पार्टी जो था वो खुश नहीं था वहाँ पे, तो वो अपने कंप्लेन को यहाँ पे लेके आ सकता है, तो वो भी हैंडल करेंगे लोग। समझ में आ गया क्या? लिख रहा है विच आर विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द स्टेट। समझ में आया? आगे बात कर रहा मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, तो कितने वैल्यू तक के गुड्स के केसेस हम लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं? तो देखिए, टू एंटर द कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन एक्सीड 10 करोड़। तो यहाँ पे 10 करोड़ से ज्यादा। अब ध्यान से सुनना, 3 केसेस। ओके, पहले वाले में 1 करोड़ से कम, दूसरे वाले में 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का, और तीसरे वाले में 10 करोड़ से ज्यादा तक के केसेस यहाँ पे, ओके, वैल्यू ऑफ गुड्स के केसेस यहाँ पे, ओके, कंप्लेन किए जाते हैं। अब बात करते हैं अपील। अपील देखिए, कोई ऐसा पर्सन जो एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ मेड बाय द नेशनल कमीशन। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो नेशनल कमीशन से एग्रीड है, मतलब क्या एग्रीड का मतलब नाखुश है, नेशनल कमीशन ने जो डिसीजन दिया उससे वो नाखुश है, मतलब वो खुश नहीं हुआ, तो वो अपनी अपील को अब कहाँ लेके जाए? नेशनल लेवल तो नेशनल कमीशन सबसे हाई, ओके, सबसे एपेक्स बॉडी ऑफ ये है ना, ओके, कमीशन, तो इसके बाद कहाँ लेके जाए? तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा है, अगर वो नेशनल कमीशन से एग्रीड है, मतलब कि उसके डिसीजन से नाखुश है वो पर्सन, तो वो अपनी अपील को अगेंस्ट द सच ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता है। लास्ट एंड फाइनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे लेके जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता है, बट उसके लिए भी सेम 30 डेज तक का ही टाइम है। कितने दिन तक का टाइम है? 30 डेज के अंदर। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ये ऑर्डर सुनाया गया उससे लेके 30 डेज के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता है। सर यहाँ तक बातें समझ में आ गई? समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। The central government may by notification make rules about the qualification, appointment and the term of the office, salaries, resignation, removal of the president and the member of the national commission. Okay. However, देखिए यहाँ तक ये जो पॉइंट बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी निगरानी करता है। ओके, जिनको सिलेक्ट करना है, ओके, सिलेक्ट करेगा कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया क्या? ओके, उनको सिलेक्ट करना, उनका पेमेंट करना, उनकी सैलरी डिसाइड करना, ये सब जो भी रहता है वो सब कौन दिखता है? एडमिनिस्ट्रेशन वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट दिखती है यहाँ पे। बोला है देखिए, अब यहाँ पे बोला देखिए, प्रेसिडेंट एंड द मेंबर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द मैक्सिमम 5 ईयर्स बट द आर द, ये दिख रहा है यहाँ पे, बट आर द एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट। ओके, मतलब कि ये फिर से री अपॉइंट हो सकते हैं
द एक्ट फर्दर प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट कैन वर्क अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स। देखा, जो प्रेसिडेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने ऊपर की तरफ आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, ये जो एज था यहाँ पे प्रेसिडेंट की एज 70 ईयर्स होती है और जो मेंबर्स की एज होती है वो 67 ईयर्स होती है। थोड़ा ध्यान देना, इसमें अलग है, दोनों का अलग अलग दिया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, दिख रहा है 67 ईयर्स किसका, मेंबर का, ये इतने ईयर तक कंप्लीट एज तक काम कर सकते हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। ओके, अगर सपोज आप इनके ओके कोर्ट का उल्लंघन करते हो तो कोर्ट से आपको कुछ पेनल्टी पे करना पड़ेगा, कुछ सजाएं होगी आपको, वो सजाएं नीचे की तरफ दिया हुआ है। इफ एनी पार्टी फेल टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, इट शैल बी पनिशेबल, उसको पनिशेबल किया जाएगा विद द इम्पेरिजमेंट फॉर द टर्म नॉट लेस देन 1 मंथ बट मे बी एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स। दिखा, आपको जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है, कम से कम 1 महीने का और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की, एंड विथ फाइन। ओके, इसके साथ साथ आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा, विच शैल नॉट बी लेस देन ₹25,000 ओके बट मे बी एक्सटेंडेड टू ₹1,00,000 या फिर दोनों। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको जेल भी सुनाया जा सकता है और आपको पैसा भी भरना पड़ेगा, फाइन। ओके, फाइन जो है 25,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया। एक बार पूरा का पूरा रिकैप कर लेते फटाक से, ताकि तुम्हारा डिस्टिंग्विश भी बन जाए यहीं से, क्योंकि यही डिस्टिंग्विश में भी आता है। ओके, तो चलिए, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज या फिर उसके जैसा पढ़ा लिखा इंसान या फिर डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हुआ पर्सन। उसको सिलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो चलिए, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, एक बार पूरा का पूरा हम लोग रिकैप कर लेते फटाक से, ताकि हमारा डिस्टिंग्विश भी बन जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए एक बार। ओके, तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो प्रेसिडेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन होता है? सर, डिस्ट्रिक्ट जज या फिर वहाँ से रिटायर्ड हुआ पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज का, या फिर उसके इतना पढ़ा लिखा इंसान। ओके, यही होता है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब ध्यान से सुनना, उसके बाद उसका टेन्योर की बात करें तो टेन्योर उसका कितना होता है? 5 साल या फिर 65 ईयर्स, बीच एवर इज अर्लियर। ओके, अगर मेंबर की बात करें तो 2 से कम नहीं होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कितने होने चाहिए। राइट, उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात किया, 35 ईयर से कम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसको एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ वो जो नाम दिए इकोनॉमिक लॉ, कॉमर्स में। एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा? ये एक इंटायर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन मतलब यहाँ पे कितने तक के केसेस हैंडल किए जा सकते हैं? सर, 1 करोड़ से कम तक के। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ओके, अगर कोई एग्रीड पर्सन है जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से नाखुश है, तो वो अपने डिसीजन को विदिन 45 डेज में उसे कहाँ पे लेके जाना है? स्टेट कमीशन में लेके जाना है। ओके, तो बात समझ में आ गया, इतना ही था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेट कमीशन की, तो स्टेट कमीशन का हम लोगों ने मीनिंग देखा। ओके, आगे उसके बाद प्रेसिडेंट की बात करूँ तो प्रेसिडेंट कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टेट कमीशन में? ऐसा कोई पर्सन जो किसका? हाई कोर्ट का जज है, या फिर हाई कोर्ट के जज से रिटायर्ड हुआ पर्सन। ओके, या फिर उसके इतना पढ़ा लिखा इंसान। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आगे बात करते हैं मेंबर, यहाँ पे 4 से कम नहीं होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्क्राइब करती है। ओके, वो प्रिस्क्राइब करेगी। अगर मैं टेन्योर की बात करूँ तो टेन्योर सेम यहाँ पे कितने 5 साल है, और बट यहाँ पे एज जो होगा वो 67 ईयर, बीच एवर इज अर्लियर। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? एज सेम 35 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। ओके, डिग्री होनी चाहिए उसके पास कुछ तो। ओके, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब कितने तक के केसेस? मतलब कि यहाँ पे मैंने बात किया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब कि कहाँ तक के केसेस को ये हैंडल कर सकता है। एक तो ये इसके खुद के जो ओरिजिनल केसेस हो वो, प्लस प्लस मेरे प्यारे बच्चों जो केसेस डिस्ट्रिक्ट फोरम से आए उसको ये हैंडल करेगा। समझ में आ गया? अब मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू ऑफ गुड्स जो होगी यहाँ पे आपका कंप्लेन कर सकते हो 1 करोड़ से ज़्यादा बट 10 करोड़ से कम तक के। समझ में आ गया क्या? ओके, अब यहाँ से अगर कोई अपील मतलब कि अगर कोई बंदा नाखुश है आपके स्टेट कमीशन के डिसीजन से, ओके, तो आप क्या कर सकते हो? अपने कंप्लेन को इधर नेशनल कमीशन में आप अपील कर सकते हो, बट विद इन 30 डेज। कितने दिन में? विद इन 30 डेज। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल जो है नेशनल कमीशन। मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल कमीशन में हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे जो पर्सन होता है वो प्रेसिडेंट होता है। वो कौन होता है? ओके, वो सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर वहाँ से रिटायर्ड हुआ पर्सन। ओके, मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ जज वही होगा। समझ में आ गया क्या? अगर मेंबर की बात करें तो नॉट लेस देन 4 मेंबर होंगे। ओके, यहाँ पे भी। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। टेन्योर की बात करें तो सेम यहाँ पे 5 साल का ही आपका पीरियड रहता है, बट यहाँ पे आप री अपॉइंट हो सकते हो। और यहाँ पे जो एज होता है प्रेसिडेंट की वो 70 ईयर्स होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और
अब जो मेंबर होते हैं उसके 67 ईयर्स। ओके, अगर मैं एज की बात करूँ तो सेम 35 साल तक की एज से ज़्यादा होना चाहिए, 35 साल से कम नहीं होना चाहिए। ओके, उसको बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके पास। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, उसको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड लॉ में उस रिलेटेड चीज़ों में। अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करें तो कहाँ तक के केसेस को ये हैंडल करेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके जो ओरिजिनल केसेस होते हैं नेशनल कमीशन के, वो प्लस स्टेट कमीशन का जो डिसीजन आता है उसको ये हैंडल करेगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन 10 करोड़ के ऊपर तक के केसेस पे ये ओके कंप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपील की बात करें, अगर कोई एग्रीड पर्सन है, कोई एग्रीड पर्सन है जो हमारे नेशनल कमीशन के डिसीजन से नाखुश है, तो विद इन 30 डेज ये भी किसको सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील को फाइल कर सकता है। बात समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं पेनाल्टी की। अगर कोई पर्सन ओके अगर ये जो बनाए गए कानून है इनका उल्लंघन करता है तो उसको 1 महीने से ना, 1 महीना बोला, टर्म कितना है बोला, लेस देन 1 मंथ, यस, 1 महीने से लेके 3 साल तक की सजा हो सकती है, पता चला। एंड 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, जेल भी प्लस आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। सो गाइज, इसी के साथ पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है हमारा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स, ओके, टर्म्स एंड कंसेप्ट, इसके हम लोग इसके बाद इसके प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे केस स्टडी और डिस्टिंग्विश करेंगे एंड पूरे चैप्टर को क्लोज करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।